हेलो बच्चों, मैं सिंह गुरमीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, अब तक हमने एक्सरसाइज 9.1 जिसमें हमने मानक सूत्रों के द्वारा इंटीग्रेशन को हल करना सीखा था, उसको पूर्ण कर लिया है। अब आगे आने वाले क्वेश्चन में हमारे पास ऐसे इंटीग्रेशन होंगे जो कि मानक रूप में नहीं होंगे, या वो गुणा भाग वाले होंगे, संयुक्त फलन वाले होंगे, लेकिन वो मानक रूप में नहीं होंगे। अब हम उन्हें एक विधि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से मानक रूप में बदल देंगे। तो पहले देखते हैं कि वास्तव में इस विधि की आवश्यकता हमें क्यों हुई। सपोज कीजिए मेरे पास y इज इक्वल टू दी f ऑफ gx एक फंक्शन है, यानी फलन के साथ एक और मेरे पास फलन है। यदि मैं इसका एक बार अवकलन करता हूं बच्चों, तो हमें प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी पहले f का अवकलन f डैश, उसके बाद अंदर वाले फलन g का अवकलन g डैश x। अब यदि मुझे मूल फलन पुनः ज्ञात करना हो तो मुझे इंटीग्रेशन का करना होगा। अब इंटीग्रेशन के लिए हम लोग मूल फलन के लिए हम लोग इसका इंटीग्रेशन आगे करते हैं, जो कि आएगा इंटीग्रेशन ऑफ f डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। अब अवकलन और समाकलन एक दूसरे से उल्टे होते हैं, हम लोग इस बात को जानते हैं। अब जैसे हमने इसका अवकलन किया तो आप ध्यान दीजिए कि पहले f का अवकलन हुआ फिर g का, और जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इससे जस्ट उल्टा, यानी पहले g डैश x वाले पार्ट को ख़त्म किया जाएगा और फिर इस f डैश वाले पार्ट को हल किया जाएगा। अब इसको हल करने के लिए हम लोग इस बात पर ध्यान देंगे, ये आपकी विधि भी है, यानी जो क्वेश्चन करेंगे वो आपकी यही विधि रहेगी कि जिस फलन का अवकलन हमारे पास dx के साथ गुणा के रूप में मौजूद हो उसे हम t मान लेते हैं, यानी उसको एक नए वेरिएबल के अंदर बदल देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर है gx और उसका अवकलन है g डैश x dx के साथ गुणा में, तो हम gx को मान लेंगे t। और अब हमारे पास जब इसका अवकलन मौजूद है तो हम इस पार्ट का अवकलन बनाएंगे। अब आपने इसके अंदर और क्या करना है, देखिए जो जिस साइड में है और वो जिसका फलन है उसी के सापेक्ष उसका एक बार अवकलन कर दो। इधर x का फलन है तो हम लिखेंगे g डैश x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, और इसके साथ लिखेंगे dx। इधर फलन किसका है बेटा, t का, तो इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। t का t के सापेक्ष अवकलन कितना आएगा, 1, उसके साथ गुणा किया जाएगा dt का। तो ये अवकलन करने की स्टाइल रहेगी इस इंटीग्रेशन के अंदर। अब ये वाले मान हम रख देंगे इंटीग्रेशन के अंदर, जो मेन इंटीग्रेशन है उससे देखिए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर gx के स्थान पर हमारे पास बन जाएगा t, और इन दोनों के गुणा के स्थान पर हमारे पास आ जाएगा dt। अब ये 9.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन बन जाएंगे, या यूं कहूं कि उसके जो मानक सूत्र हैं उस पर आधारित क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसका इंटीग्रेशन करना हम लोगों को आता होगा। अब f डैश t का इंटीग्रेशन बन जाएगा ft प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इतना काम होने के बाद हम t का मान वापस रखेंगे, जिससे हमें लास्ट आंसर मिलेगा। हमारे पास जो था t, उसका मान क्या था बच्चों, वो था gx। जहां से आपने मानकर शुरुआत की थी वहीं पर आपको वापस जाना है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब आप यदि ध्यान देंगे तो वापस आप वहीं पर पहुंच गए, यानी मूल फलन पर पहुंच गए जहां से आपने शुरुआत की थी। तो बच्चों, हम लोग इस विधि से उन क्वेश्चंस को भी हल कर लेंगे जो मानक रूप में नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बातें क्या है इसमें, आपको एक फलन का अवकलन ढूंढना होगा जिसका अवकलन मौजूद हो dx के साथ गुणा में, उसको हम मानेंगे t, और उसके बाद इंटीग्रेशन 9.1 के मेथड पे हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक खास बात और है कि ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि इस विधि का उपयोग आपको एक बार ही करना है। जब तक हमें क्वेश्चन मानक सूत्रों पर आधारित नहीं मिल जाए, आप एक ही क्वेश्चन में कितनी भी बार इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, कहीं कोई ऐतराज नहीं है। नेक्स्ट, इसी चीज़ को मैंने आगे नोट किया है। अब जो विधि है जो मैंने आपको बताई है उसको मैंने भाषा के रूप में भी लिखा है। विधि के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। पहला है, यदि समाकल्य में 2 या अधिक फलनों का संयुक्त फलन या गुणन या कुछ भी हो
तो ज्ञात करें कि किस फलन का अवकलन dx के साथ गुणन के रूप में उपस्थित है। यही बताया था बच्चों, जैसे वहाँ पर gx का अवकलन g डैश x dx के साथ गुणा के रूप में उपस्थित था, तो आपको पहले ये जांच करनी है कि किस फलन का अवकलन हमारे पास है और वो अवकलन dx के साथ गुणा के रूप में मौजूद होना चाहिए। जिसका अवकलन हो, जिस फलन का अवकलन उपस्थित हो उसे क्या मान लेंगे, t, यानी उसको नए वेरिएबल के अंदर बदल देंगे। इस विधि से समाकलन का चर बदल जाता है, यही बताया बच्चों, यानी x किस में बदल जाएगा, t में, यानी dx बदल जाएगा dt में। अब आपको इसमें एक बात का और ध्यान देना है, जब वेरिएबल t में बदल जाएगा तो x का कोई भी पद नहीं होना चाहिए बच्चों। मानी हुई चीज़ के आधार पर प्रत्येक जगह आपने x के स्थान पर t वाले पद को ही रखना होगा। अगर ऐसा नहीं करते तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। जब हम प्रत्येक x के स्थान पर t लिख देंगे, उससे क्या होगा कि दिया गया समाकल 9.1 के सूत्रों पर आधारित हो जाता है, यानी जो मानक सूत्र है उसके जैसा बन जाएगा। नहीं बने तो हम फिर से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते रहेंगे, कितनी बार भी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब लास्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे बच्चों हम लोग, उसके बाद हम t का मान वापस रखते हुए, जब याद करो हमने लास्ट में ऐसे ही किया था अभी कि gx का मान जो था t जिसको हमने माना था, वो t का मान वापस gx हमने लास्ट वाले आंसर के अंदर पुट कर दिया था। सेम ऐसा ही करेंगे जिससे हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन करते समय कुछ बातों का हमने विशेष ध्यान देना है। पहला, यदि अवकलज में अचर या चिन्ह का अंतर हो तो भी फलन को t मानकर अवकलन करें। बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपको पूरा अवकलन नहीं मिलेगा, हो सकता है उसमें कोई कांस्टेंट, कोई प्लस माइनस का अंतर हो, तो उस चीज़ को हम लोगों ने इग्नोर करना है, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। यानी कांस्टेंट या कोई भी चिन्ह का फ़र्क हो तो भी आप उसको अवकलज मानते हुए आप उस फलन का जिसका अवकलन है उसको t माने और आगे उसको हल करते रहें। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उसके अंदर भी ये बात आ जाएगी। अगला है कि इस विधि का प्रयोग समाकलन में एक से अधिक बार भी किया जा सकता है। किसी ना किसी क्वेश्चन में ऐसा आएगा बच्चों, मैं आपको वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसमें बस ध्यान ये रखना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार यूज़ करें। जब तक हमारा क्वेश्चन मूल समाकलन या मानक समाकलन के जैसा ना बन जाए, हम लोग कितनी बार भी इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ ले रहा हूँ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ बच्चों में, इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर। इससे आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अच्छे से आ जाएगा समझ में, और वो कांस्टेंट वाली कहानी भी समझ में आ जाएगी कि कांस्टेंट का फ़र्क हो तो भी हमने उसको इग्नोर करना है। यहाँ पर यदि आप ध्यान देंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन है हमारे पास बच्चों, और वो कहीं ना कहीं dx के साथ गुणा में होगा, क्योंकि गुणा वाले पदों को अगर आगे पीछे भी कर दें तो भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जिस फलन का अवकलन हमारे पास मौजूद होगा उसको हम t मान लेंगे, यही थी विधि हमारी, और इसका हम अवकलन भी करेंगे क्योंकि हमारे पास इसका अवकलन मौजूद है। तो याद रखना, मानने के बाद वाला स्टेप क्या लेना, आपने अवकलन करना है। अवकलन जो जिस साइड में है उसी के सापेक्षी अवकलन कर दो। x का x के साके x वाले पद का x के सापेक्ष करना है, y वाले पद का y के। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का अवकलन बनेगा 2x, और जो ये t है इसका अवकलन बनेगा 1। इसका गुणा करूँगा dx के साथ और उसका गुणा करूँगा dt के साथ। हालांकि इन दोनों का गुणा होकर क्या बन जाएगा, dt। ये वाले मान वापस हमें इंटीग्रेशन के अंदर करने पड़ेंगे पुट। जैसे ही मान इंटीग्रेशन में रखूँगा तो पहले आप यहाँ पर देखिए साइन t बन जाएगा, और इन दोनों के गुणा के स्थान पर हम रखेंगे dt। यहाँ पर आप चाहें तो नोट कीजिए, कहीं भी x नहीं बचा है, वेरिएबल कंप्लीटली चेंज हो चुका है x से t में। अब ये वाला जो पार्ट बनेगा ये ऐसा बनेगा जो कि मानक सूत्रों के ऊपर बेस्ड होगा। अब हम लोग साइन का इंटीग्रेशन जानते हैं, वो बनता है माइनस कॉस t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। मानी चीज़ को ख़त्म करें, t का मान वापस रखूं, t का मान था एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आप चाहें तो जांच भी हो सकती है कि हमने जो उत्तर ज्ञात किया वो सही है कि नहीं। ये हर एक क्वेश्चन में हो सकता है, लेकिन मत करना, बहुत ज़्यादा बड़ा पड़ेगा। जब आप डाउट की कंडीशन में हो उसी टाइम में आप इसको यूज़ करना। यदि आप इसका अवकलन कर दें और वापस आपका समाकल्य आ जाए
तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलो मैं इसका अवकलन करता हूँ बच्चों। इसमें बाहर माइनस है, कांस्टेंट होता है, बाहर कर दिया। कोस का अवकलन बन जाएगा माइनस साइन, उसके बाद हमने एक्स स्क्वायर का अवकलन किया तो कितना बनेगा बच्चों 2x। इनका मल्टीप्लाई करूँ तो ओवरऑल बनेगा 2x साइन एक्स स्क्वायर। मैच कर रहा है बच्चों, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, हमारा मेथड भी बिल्कुल सही है। मैं इसके जैसा एक क्वेश्चन और करता हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि अगर कोई कांस्टेंट का भी अंतर हो तो भी हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या यूँ कहूँ हमारी विधि में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू में साइन एक्स स्क्वायर। अब आप जानते हैं एक्स स्क्वायर का अवकलन बच्चों वो बनेगा 2x, लेकिन यहाँ पर 2 है ही नहीं। अब एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, सिर्फ x को भी मान सकते हैं क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट इग्नोर करना है। तो इस कंडीशन में भी हम लोग एक्स स्क्वायर का अवकलन ही मान के चलेंगे, यानी हम एक्स स्क्वायर को मान लेंगे t। और जैसे ही एक्स स्क्वायर का अवकलन करूं बच्चों, अभी किया था हमने, वो आया था 2x dx और इज इक्वल बन जाएगा dt। अब हमारे पास क्वेश्चन में 2 नहीं है तो 2 का भाग दूसरी साइड में कर दूं तो x dx बन जाएगा 1/2 और dt। ये वैल्यू वापस इंटीग्रेशन के अंदर कर देते हैं पुट। अब इससे क्या होगा देखो, इस स्थान पर तो बन जाएगा साइन t क्योंकि एक्स स्क्वायर के स्थान पर आपको रखना है t, और इन दोनों के गुणा के स्थान पर आएगा 1/2 और dt। क्वेश्चन हो गया हमारा। अब जो 1/2 है वो कांस्टेंट है बच्चों, उस कांस्टेंट को कर देंगे बाहर, तो बाहर आके बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। साइन का इंटीग्रेशन हम जानते हैं बच्चों, वो बनता है माइनस कॉस, और t आ जाए क्योंकि x की जगह हमारे पास है t, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब जो t है वो मानी हुई चीज़ है, उसका मान हम फिर से रखेंगे। तो t का मान हम रखें तो -1/2, t का मान था एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो आप बच्चों इसमें ध्यान दीजिए कि अगर कांस्टेंट का भी अंतर हो तो भी हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है, हमें इग्नोर करना है कांस्टेंट का जो फ़र्क है उसको। मैं इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से भी हल करके बताता हूँ आपको। ये है x इंटू में साइन एक्स स्क्वायर और dx। फिर से सारी बातों को रिपीट करते हैं। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या बनना चाहिए था 2x, लेकिन इसमें तो 2 है ही नहीं, तो क्यों ना हम 2 से भाग कर दें और 2 से गुणा कर दें। ऐसा करते ही जो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 किया था बिल्कुल उसके जैसा ही बन जाएगा ये, बस उसमें फ़र्क रहेगा 1/2 का। तो इसको अगर हल करूँगा तो लास्ट में उत्तर बनेगा -1/2 कोस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यानी 1/2 तो आता रहेगा, बाकी इंटीग्रेशन हम लोगों को मालूम ही है। तो इस प्रकार से भी हो सकता है, लेकिन आप कोशिश करना कि उसको कांस्टेंट के साथ ही t मान लेना, उससे भी हल हो जाना है। हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। अब हमारे पास इंटीग्रेशन है x इंटू में साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 3। बच्चों इसके अंदर और पिछले वाले क्वेश्चन में छोटा सा फ़र्क है, वहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर था, अब इसमें 3 योग में भी है। लेकिन हमने एक बात के ऊपर फिर से ध्यान देना है कि अगर मैं 3 का अवकलन करता हूँ तो उसका उत्तर भी क्या बनता है 0, यानी उसको अगर हम साथ में मान लें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो जिस चीज़ को हम मानने वाले हैं यदि उसके साथ, यानी जिस फलन का अवकलन यदि उसके साथ कोई कांस्टेंट जोड़ घटाओ गुणा भाग में भी हो तो उसको भी साथ में ही मान लेना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे, हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस जो है 3 उसको मान लेंगे t, जिसका अवकलन करूं तो अब एक एक करके इसका अवकलन करते हैं। एक्स स्क्वायर का अवकलन बच्चों 2x, ये जो 3 है इसका अवकलन 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, गुणा करेंगे dx के साथ, t का 1 और गुणा करेंगे dt के साथ। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद नहीं है 2, तो 2 का लगा देंगे भाग, तो आ जाएगा 1/2 और dt। ये सारे मान रखते हैं इंटीग्रेशन में। ये इंटीग्रेशन इस भाई साहब के स्थान पर आ जाएगा साइन t, इन दोनों के गुणा के स्थान पर आएगा 1/2 dt, 1/2 कांस्टेंट है बाहर कर दूंगा, और ये dt। अब 1/2 को एज इट इज छोड़ दीजिए, कांस्टेंट है, साइन t का इंटीग्रेशन बनेगा माइनस कोस t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। मानी चीज़ को फिर से ख़त्म करें तो t का मान रख दूंगा बच्चों -1/2 कोस, और जो t है उसका मान क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c।
तो इस प्रकार कांस्टेंट जो आएंगे उनको हम साथ में ही टी के मान लिया करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर। इंटीग्रेशन हो x इंटू साइन 2x² प्लस 3 का, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन एक चीज़ का फ़र्क है, वहाँ पर x² अकेला था, यहाँ पर x² के साथ गुणा में 2 है। फिर से वही बात, x² का अवकलन तो है हमारे पास, लेकिन x² के साथ कुछ और कांस्टेंट भी है, गुणा में है और एक योग में है, इनको भी हम साथ में मान लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग x² के साथ जो गुणा में 2 और जो जोड़ में 3 है उसको इकट्ठा ही मान लेंगे t। इसका अवकलन करूँ तो बच्चों 2 कांस्टेंट, x² का अवकलन 2x, 3 का अवकलन 0 लिखने की जरूरत नहीं, गुणा में dx और इक्वल बनेगा dt। 2 और 2 का गुणा बच जाएगा 4, लेकिन है ही नहीं हमारे पास, तो 4 का भाग उधर लगा देंगे, तो 1/4 और dt। ये सारे मान इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, इस पद के स्थान पे तो आ जाएगा sin t और इन दोनों के गुणा के स्थान पर आ जाएगा 1/4 dt। 1/4 कांस्टेंट है, बाहर किया और dt। अब 1/4 बाहर है, अच्छी बात है। sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c माइनस 1/4, मानी हुई चीज़ को ख़त्म करूं तो t के स्थान पर आ जाएगा 2x² प्लस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपको अच्छे से आ रहा होगा समझ में। इस विधि को भूलना नहीं है और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि आगे आने वाले हर एक क्वेश्चन में, मोस्टली हर एक क्वेश्चन में आपको इस विधि का प्रयोग करना होगा। अब यही जो एग्जाम्पल हमने किए हैं, ये मैंने आगे भी आपके लिए हल किए हैं, तो आप उनको यहाँ से नोट कर लीजिएगा। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, जिससे हमारे कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन भी चुटकियों में हल हो जाएंगे। और वो फॉर्मूला क्या है बच्चों, वो है यदि हमारे पास कुछ ऐसा इंटीग्रेशन आए f'(x/fx) जैसा, और हमें इसका आंसर निकालना हो, तो इसका जो विशेष बात है, जो इसका मोटिव क्या है कि नीचे का पूरा अवकलन ऊपर है, नीचे का पूरा अवकलन ऊपर है, तो इसका आंसर बनता है log नीचे वाला फलन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो आप क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कीजिए कि नीचे का पूरा अवकलन ऊपर है। अगर ऐसा हो तो उसका आंसर एक स्टेप में सीधा ही लिखा जा सकता है, log नीचे वाला फलन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये फॉर्मूला का कहाँ से आया है, पहले उसकी बात कर लेता हूँ। सपोज करो हमारे पास यही इंटीग्रेशन हो, हम लोग ज्ञात करते हैं कि वो आंसर आया कहाँ से। तो आप देखिए कि इस क्वेश्चन को मैं अभी जो मेथड सीखा उससे करता हूँ। f का अवकलन f' पड़ा है और वो देखिए dx के साथ गुणा में है, तो हम लोग fx को मान लेते हैं t। ऐसा ही तो था वो हमारा मेथड। अब इसका अवकलन बच्चों, यदि मैं इसका अवकलन करता हूं तो f का अवकलन f' मल्टीप्लाई विद dx, इसका 1 बनेगा मल्टीप्लाई विद dt। ये मान में यदि इस i में रख दूं तो ऊपर वाले के स्थान पे तो बनेगा dt और नीचे वाले के स्थान पे बनेगा t। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 होगा। ये 1/x के जैसा है, और 1/x का इंटीग्रेशन हम लोगों को पता है, वो बनता है log x। यहाँ पर है t तो बनेगा log t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। t मानी हुई चाहिए, उसका मान वापस रखूँ, वो है fx, तो आंसर बनेगा log fx प्लस c। मैच कर रहा है बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपने भूलना नहीं है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों में, सिंगल स्टेप में सॉल्व हो जाएंगे। अब हम इस इंपॉर्टेंट फार्मूले के बेस पर 4 नए इंटीग्रेशन को हल करने वाले हैं। ये मैंने यहाँ पर आपके लिए सॉल्व कर दिया है। वो जो 4 इंटीग्रेशन हम लोग हल करने वाले हैं उनको अपने फॉर्मूलों की तरह याद भी करना है। उसमें फर्स्ट है कोट एक्स का इंटीग्रेशन, अभी तक आया नहीं है बच्चों। कोट का अवकलन पता है, इंटीग्रेशन नहीं पता। तो कोट का इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसको साइन कोस में बदलते हैं, तो कोस एक्स बटे में साइन एक्स। नीचे का अवकलन पूरा ऊपर है, साइन का अवकलन होता है कोस, तो इसका आंसर बन जाएगा log साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो आज के बाद आपने सीधा इसको याद रखना है कि कोट का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, log साइन एक्स। दूसरा इसके जैसा है इंटीग्रेशन ऑफ दी tan x, सेम इसके जैसे ही साइन कोस में बदल लो बच्चों, तो ये बनेगा साइन एक्स बटे में कोस एक्स और dx।
नीचे का पूरा अवकलन ऊपर है, नहीं है। अब कांस्टेंट का फ़र्क है। वो सूत्र जो मैंने बताया है इंपॉर्टेंट वाला, वो इसी बेस पर होगा फॉलो जब नीचे का पूरा अवकलन ऊपर होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है। कोस का अवकलन क्या होता है बच्चों? माइनस साइन, लेकिन हमारे पास यहाँ पर माइनस नहीं है, तो हम इसके साथ 2 बार माइनस का कर देते हैं गुणा। अब बाहर वाले माइनस को रखते हैं बाहर। अब इंटीग्रेशन पे यदि फोकस करूं तो नीचे का पूरा अवकलन ऊपर है, तो इसका आंसर बन जाएगा माइनस, फिर log, फिर cos x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये जो माइनस है बाहर वाला, इसको मैं cos की घात में शिफ्ट करूं, क्योंकि माइनस का मतलब होता है -1, तो ये बन जाएगा cos x की घात -1 प्लस c। इसको इन्वर्स फंक्शन नहीं मानना है, इन्वर्स फंक्शन में माइनस कहीं और एडजस्ट होता है। अब ये जो है ये बन जाएगा log 1 में cos x, और 1 cos का मतलब होता है sec x, तो इसका फॉर्मूला बनेगा log sec x प्लस c। तो आज के बाद ये वाला फॉर्मूला भी आपको सीधा याद करना होगा। हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं, फॉर्मूला नंबर हमारा 3 है, इंटीग्रेशन ऑफ दी sec x। अभी तक सिर्फ इसका अवकलन पता है, समाकलन नहीं पता है। तो अब इसका समाकलन हल करने के लिए हम लोग अंश और हर में एक जैसी चीज़ों का गुणा करते हैं। sec प्लस जो होता है tan, उसका अंश में और हर में गुणा कर दिया, इससे ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब होगा कैसे? पहले आप ऊपर वालों को कर लो गुणा, ताकि आपको पता रहे कि ये क्वेश्चन हो कैसे रहा है। पहले इनका कर लो गुणा, गुणा करके इसको नोट कर लिया, फिर इनका गुणा कर लो, जोड़ लगा कर बन जाएगा sec² x। नीचे वाले में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा है वैसा ही रहने दो। लेकिन अब नीचे का पूरा अवकलन ऊपर मौजूद है। आप देखिए sec का ये अवकलन होता है, और यहाँ पर tan जिसका अवकलन बनता है sec² x, या नीचे का पूरा अवकलन ऊपर मौजूद है। और जब ऐसा हो तो इसका आंसर क्या बनता है बच्चों? नीचे वाले फलन के आगे हम लगा देते हैं log प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो आज के बाद आपको sec का सीधा अवकलन ये याद करना है। इसका एक रूप और होता है, यदि मैं इन सब को साइन कोस में बदल कर हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाऊं, तो ये फॉर्मूला बन सकता है आगे जाके log, फिर आएगा tan π/4 प्लस x/2 प्लस c। आपको इसको भी याद करना है, बहुत बार इसका भी यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ दी कोसेक x। जैसे हमने sec का किया था बिल्कुल उसके जैसा इसको भी हल करना है और इसको याद भी करना है। इसके अंदर हम एक जैसी चीज़ों का फिर से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, लेकिन अब वो होगा कोसेक x माइनस कोट x। ये लीजिए कोसेक x माइनस कोट x और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू दी x। अब वैसे ही हम लोग इसका अंदर गुणा करेंगे, पहले इनका गुणा कर लो, तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन में माइनस कोसेक x इंटू में कोट x, और इनका गुणा बन जाएगा प्लस कोसेक² x। इसके बटे में बच्चों कोसेक x माइनस कोट x है, ये है dx। अब नीचे का पूरा अवकलन फिर से ऊपर मौजूद है। आप चाहो तो देख लो, कोसेक का बनता है माइनस कोसेक कोट, ये माइनस रहने दो एक बार, कोट का बनता है माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस माइनस का गुणा ये रहा। तो ओवरऑल क्या बन रहा है? नीचे का पूरा अवकलन ऊपर बन रहा है। और जब नीचे का पूरा अवकलन ऊपर हो तो इसका आंसर बच्चों log और नीचे वाला फलन यानी कोसेक x माइनस में कोट x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो आज के बाद आप लोग कोसेक x का ये वाला इंटीग्रेशन याद भी रखेंगे। सॉल्व करना भी आना चाहिए, याद भी होना चाहिए। इसका sec की तरह ही एक दूसरा रूप होता है, दोनों में एक छोटा सा फर्क होता है। यहाँ पर आएगा सिर्फ x/2, उसमें π/4 भी था लेकिन इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ क्या आएगा x/2। तो आपको ये वाला रूप भी याद करना है। तो इसके साथ आज जो हमने सीखा है वो था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, फिर एक इम्पोर्टेंट फार्मूला f'(x) वाला, और उसके बेस पर ये 4 नए इंटीग्रेशन। तो इसके साथ बच्चों ये जितनी भी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ हम लोग फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।